तो इससे पहले हमने कौन सा वंश देखा? गुलाम मामुलक वंश, दास वंश, प्रथम तुर्की वंश, है ना। और हमने देखा था 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर दी थी? शमसुद्दीन कैयूमर्स की। और कौन से वंश की स्थापना करी? खिलजी वंश की स्थापना। तो इल्तुतमिश के समय में भी आपको पता है मंगोलों का आक्रमण हुआ था। कहाँ पे? भारत में, ठीक है। इसके बाद हम खिलजी वंश की बात करते हैं। अगर सबसे छोटा काल देखें दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में, तो सबसे छोटा शासनकाल किसका है? कितने वर्ष का? 30 वर्ष। तो भारत में जो खिलजी जाति है बेसिकली आई कैसे, हम इसकी बात करते हैं। तो अफगानिस्तान में एक हेलमंद नदी की घाटी है, कौन सी? वहाँ पे एक खिलजी जाति रहती थी, ठीक है ना। बाद में दिल्ली के सिंहासन पे खिलजी वंश का क्या हो गया था? आधिपत्य, ठीक है ना। और इसने, जिससे क्या हुआ, तुर्कों की श्रेष्ठता थोड़ी समाप्त हो गई। अभी तक जितने भी थे ये सब क्या थे? तुर्क थे। खिलजी लोग तुर्क नहीं थे। जो भी था, थे ये भी तुर्क थे, ये भी तुर्क, पर यहाँ के तुर्क इनको तुर्की नहीं मानते थे, क्योंकि ये अफगानिस्तान में रहने लगे थे तो वहीं के कल्चर को फॉलो करने लगे थे। तो तुर्की लोग ये समझते थे ये लोग तुर्की ना होकर अफगानी हैं। क्या मानते थे इनको? अफगानी। और अफगानी लोगों को तुर्की लोग अपने आप से निम्न स्तर का समझते थे। किस स्तर का? तो एक तरह से ये तुर्की थे भी और एक तरह से तुर्की नहीं भी थे, ठीक है। तो इनका शासनकाल अगर स्टार्ट होता है तो मैंने जैसा कि बताया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 96। तो जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का क्या है? संस्थापक है। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? किलो खरी या कूला गढ़ी को अपनी क्या बनाई इसने? राजधानी बनाई। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन कितने वर्ष का था? 70 वर्ष का। मतलब काफ़ी क्या था? बुजुर्ग था जब ये सुल्तान बना। इसलिए काफ़ी उदार और सहिष्णु था। क्या था? और उदार और सहिष्णु था। इसके शासनकाल में 3 विद्रोह हुए थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। एक तो था मलिक छज्जू का विरोध। किसका? दूसरा ताजुद्दीन कुची का षड्यंत्र, और तीसरा सीदी मौला का षड्यंत्र, ठीक है। तो 3 विद्रोह हुए हैं इसके शासनकाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, ठीक है ना। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण अगर घटना बोलें कि जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, तो अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण। किस पर आक्रमण? देवगिरी किधर है आपका? महाराष्ट्र में। यहाँ पे इसने आक्रमण किया। और आप देखेंगे खिलजी वंश ही एक ऐसा वंश होगा जो दक्षिण भारत की ओर अपने विजय अभियान प्रारंभ करेगा। दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा मुस्लिम राजवंश जो दक्षिण भारत की ओर क्या करेगा? युद्ध की नीति को अपनाएगा, साम्राज्यवाद के विस्तार को बढ़ाएगा। और जो इसके समय में सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो ये हुआ कि अलाउद्दीन ने कहाँ पे आक्रमण किया? देवगिरी पर। कहाँ पे? देवगिरी। और उस वक्त देवगिरी का जो राजा था उसका नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था? इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, रामचंद्र देव। और तुगलकनामा किसने लिखी है पता है आपको? अमीर खुसरो ने। सितार का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। और इसने 6 शासकों का काल देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ काफ़ी यात्राएं की है, इसलिए इसकी कई सारी पुस्तकों में अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का संपूर्ण वर्णन हमें मिलता है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है ना। अब 20 जुलाई 1996 को क्या होता है? अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हूद जलालुद्दीन खिलजी का क्या कर देता है? वध कर देता है। और अब शासक सत्ता पे आ जाता है आपका कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल रहेगा 1296 से 1316 तक, ठीक है ना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम भी पेपरों में पूछ लेते हैं। अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था? गुरशप। क्या नाम था? गुरशप था। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अमीर तुजुक के पद पे था। क्या था? बनने से पहले किसके पद पे था? अमीर तुजुक। अब
क्योंकि अलाउद्दीन जो था ना वो पूरे विश्व में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था सिकंदर के समान। किसके समान? पर इसका एक मित्र था, उसने इसको समझाया कि ऐसा मत करो, और आप अगर साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं तो केवल भारत में करें। इसलिए इसने एक उपाधि धारण की। क्या धारण की? और वो उपाधि थी सिकंदर ए सानी। मतलब किसके समान? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? तो अब इसके साम्राज्य विस्तार की नीतियां देखते हैं। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो जैसा कि मैंने बोला, दक्षिण भारत में सबसे पहला मुस्लिम सुल्तान जो अपना साम्राज्य को विस्तार करेगा वो कौन है? अलाउद्दीन। तो इसने 2 विजय अभियान चलाए थे, एक उत्तर भारत में और दूसरा दक्षिण भारत। उत्तर भारत का जो विजय अभियान इसने शुरुआत की थी वो स्टार्ट की थी गुजरात से। कहां से? गुजरात का राजा उस वक्त कर्ण था। कौन था? राजा कर्ण था। कौन था? राजा कर्ण था। और जब इस पे आक्रमण करता है तो कर्ण भागकर देवगिरी जाता है। कहां जाता है? देवगिरी। अपनी बेटी देवल को लेके देवगिरी पहुंचता है, ऐसा स्टोरी मिलती है हमें। और वहां रामचंद्र जो कि गुजरात का राजा है, रामचंद्र देव, उससे शरण मांगता है। क्या मांगता है? और रामचंद्र देव क्या देता है? उसे शरण दे देता है। यही पे हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जीतकर जो इसकी वाइफ है कमला, क्या नाम है? कमला देवी, जिसको ये बाद में उपाधि देता है मलिकाए जहां की, उससे विवाह कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बाद में ये देवगिरी पे भी आक्रमण करता है। किसकी मदद से? मलिक काफूर। किसकी मदद से? मलिक काफूर को किस नाम से? गुजरात विजय के दौरान ही। किस विजय के दौरान ही? ये मलिक काफूर को भी जीत लेता है। किसको जीत लेता है? और उसको 1000 दिनार में खरीदता है। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। हिंदू ही था, बाद में कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम में। कौन? मलिक काफूर। एक किन्नर था। किन्नर समझते हो? है ना? हिजड़ा कह सकते हैं जिसे कॉमन लैंग्वेज में। थोड़ा स्लोगन सही नहीं रहेगा, किन्नर ज्यादा सही रहेगा इसके। तो बाद में यही मलिक काफूर सबसे ज्यादा विश्वास पात्र सेनापति बनता है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इस पर इतना ज़्यादा विश्वास करने लगता है कि सारा का सारा नियंत्रण किसके हाथ में दे देता है? मलिक काफूर, जो एक किन्नर होता है जिसे 1000 दिनार में खरीदा होता है। इसी की वजह से, मलिक काफूर की वजह से ही दक्षिण भारत में सर्वाधिक विजय जो प्राप्त करता है अलाउद्दीन खिलजी। किसके कारण? मलिक काफूर के कारण। तो गुजरात विजय करता है, मैंने जैसा कि बताया। रणथंबोर, क्या? रणथंबोर किधर है? राजस्थान। कहां पे? एक अभेद किला, रणथंबोर का एक अभेद किला, इसको भी विजय कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे हमीर देव की बात आती है, बहुत ही प्रतापी शासक होता है, और उसको छल पूर्वक जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद ये आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ की कहानी आपने सुनी होगी राजा रतन सिंह की, जिसकी वाइफ का नाम क्या था? पद्मावती। और मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पद्मावत लिखी थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये काल्पनिक कहानी है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वास्तविक कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि राजा रतन सिंह के यहाँ पे जो आपका अलाउद्दीन आता है और बड़ी तारीफ सुनता है कि जो पद्मावती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अलाउद्दीन कहता है कि मैं एक दृष्टि देखना चाहता हूँ। तो उसको दूर से पानी में उसकी शक्ल देखता है और उसकी शक्ल देख के मोहित हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और राजा रतन सिंह से कहता है कि मुझे अपनी स्त्री, तुम्हारी स्त्री से क्या करनी है? मुझे शादी करनी है। फिर राजा रतन सिंह को ये गुलाम बना लेता है। फिर गोरा बादल जाते हैं और राजा रतन सिंह को छुड़ा लेते हैं। उसी बीच में फिर युद्ध होता है और राजा रतन सिंह की युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और रानी पद्मावती 1000 जो वहाँ पे उनके साथ में स्त्रियाँ होती हैं उनके साथ क्या करती है? जौहर कर लेती है। कुछ ये भी मिलती है कि बाद में राजा रतन सिंह की आत्मसमर्पण कर देते। कहानी जो भी है, अलग अलग विद्वानों के इसमें मतभेद हैं, पर वास्तविकता नहीं मानते। कई लोग बोलते हैं केवल काल्पनिक कहानी है, क्योंकि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन इसलिए आक्रमण करना चाहता था क्योंकि उसको वो जीतना चाहता था।
उसके बाद इसने मालवा पर अटैक किया। कहाँ पर? मालवा, ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पे, इसको विजय लेता है। फिर धार, कहाँ पे? चंदेरी, सिवाना, और लास्ट में जालौर। लास्ट में और जालौर का एक शासक की बात आती है, हमीर देव। किसकी बात आती है? हमीर देव के साथ इसकी लड़ाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कुछ मुस्लिम और मंगोल जो नव मुस्लिम होते हैं ना, उनको अपने यहाँ क्या दे देता हमीर देव? क्या देता है? संरक्षण दे देता है। क्या दे देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी उससे बोलता है हमीर देव से कि भाई ऐसा है कि तू इनको छोड़ दे तो मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। पर हमीर देव बड़ा ही, एक कहते हैं ना कि बहुत ही वीर होता है, तो वो कह देता है कि राजपूत की संरक्षण में जो भी आता है तो उसका प्राण, अपना प्राण देके भी उसका क्या करेगा? वो रक्षा करेगा। तो हमीर देव से जीत नहीं पाता अलाउद्दीन खिलजी। और जब उसके पास इस मैसेज आता है तो एक मैसेज हमीर देव भी लिख के भेजता है। क्या मैसेज लिखता हो? बार बार बता चुका हूं, एक बार और बताता हूं आपको कि सिंह संवन सत्पुरुष वचनम, सत्पुरुष वचन कदलन फदलत एक बार, और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मतलब एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब जो बोल दिया तो बोल दिया, नहीं छोड़ना इसे। पर इसका जो मंत्री होता है हमीर देव का, वो उसे धोखा दे देता है और इस तरह से ये जालौर पे क्या कर लेता है? आधिपत्य कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये तो मैंने नॉर्थ विजय की बात बताई। इसी तरह से साउथ में ये देवगिरी पे, जैसा कि मैंने आक्रमण बताया, देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव, जो कर्ण को, राजा कर्ण को, जो गुजरात का राजा था, उसे अपना संरक्षण देता है। फिर वारंगल पे युद्ध करता है। कहाँ पे युद्ध करता है? वारंगल में। और वारंगल का उस वक्त कौन सा वंश होता है वहां पे? काकतीय वंश। कौन? और राजा होता है रुद्रम देव, ऐसे एक राजा होता है, मैंने बताया था उसकी कहानी। वारंगल के बाद ये द्वार समुद्रम पे अटैक करता है। कहाँ पे? द्वार समुद्रम, जिसकी कैपिटल क्या थी? होयसल, बताया था मैंने। और फिर मालाबार को जीतता है। किसको जीतता है? मालाबार। तो इस तरीके से कितनी विजय अभियान कर ली इसने? लगभग 11 राज्यों पे ये अपना शासन सत्ता काबू करता है। कौन? तो देखा कि दक्षिण भारत पे भी ये विजयी करता है और हर जगह ये एक एक राज्यपाल को नियुक्त करता है ताकि कोई भी विद्रोह ना हो सके। हालांकि इतनी बड़ा, और जब ये देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण करता है, ठीक है, उसे पराजित करता है। किसकी मदद से? मलिक काफूर। ये सबसे बड़ा काम करेगा मलिक काफूर दक्षिण विजय के अभियान के दौरान, ठीक है। दूसरा, मैंने जैसे ही बताया था कि जो वारंगल था, प्रताप रुद्र देव जो कि काकतीय वंश का था, उसके सामने समर्पण करता है और उसको मलिक काफूर को कौन सा देता है? कोहिनूर का हीरा पहली बार यहां पे देता है। पहली बार जो कोहिनूर का हीरा है वो कौन देता है? मलिक काफूर को कौन देता है? प्रताप रुद्र देव, जो कि तेलंगाना, मतलब वही आपका वारंगल का क्या था? राजा था। समझ में आई बात? और मलिक काफूर इसी कोहिनूर को किसको दे देता है? फिर अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के हम थोड़ा सा शासन प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है इतना विजय अभियान उसे करना है तो उसको सेना कैसी चाहिए? बड़ी सेना चाहिए। कैसी सेना चाहिए? और इतनी बड़ी सेना का खर्चा भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सैलरी सबको, तो सैलरी भाई कैसे दे? तो इसके लिए इसने क्या किया जाए कि सैनिक अपने काम की चीज़ें कम मूल्यों में खरीद सके। इसने एक नीति चलाई जिसे बोला जाता है बाजार नियंत्रण प्रणाली। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या चलाया? बाजार नियंत्रण। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली थी क्या? बेसिकली इसने क्या किया, इसने जो सैनिक वस्तु खरीदने जाएंगे, क्या जाएंगे? सैनिक अगर बाजार में वस्तु खरीदने जाएंगे तो उन वस्तुओं का मूल्य क्या कर दिया? कम कर दिया, ताकि सैनिक कम रुपए में भी अपने जरूरत के सामान क्या कर सकें? खरीद सके। अलाउद्दीन ने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार बना दिए। प्रत्येक वस्तु के लिए, जैसे गल्ले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय ए आदिल, घोड़ा गुलाम,
व मवेशी बाजार एवं सामान्य बाजार। और सभी व्यापारियों को सहनाई मंडी के दफ्तर में अपना रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही आवश्यक था। कहाँ पे? सहनाई, वहां पे हर व्यापारी को क्या कराना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन। और केवल रजिस्टर्ड व्यापारी ही किसानों से गल्ला खरीद सकता था। बात आ रही समझ में? तो बाजार की बड़ी ही एक अच्छी व्यवस्था चलाई थी किसने? अलाउद्दीन की। और जो भी चोर बाजारी या काला बाजारी करेगा तो इसके लिए इसने एक दंड निश्चित किया। क्या निश्चित किया? जैसे लोग करते थे तराजू के नीचे चुंबक चिपका के, इनने कहा इस तरह से अगर कोई काला बाजारी करेगा तो उसके शरीर से उतना मांस निकाल लिया जाएगा जितना उसने क्या है, चोर बाजारी की। मान लो 1 किलो वाट ज्यादा लगा दी तो 1 किलो मांस उसके शरीर से निकाल लेंगे। तो इस दंड के भय से काला बाजारी थोड़ी क्या हुई? बंद हुई। अच्छा, इसने एक बात और भी बोली। इसने कहा कि कोई भी अगर 2 अमीर वर्ग के लोग हैं या 2 व्यापारी वर्ग अगर आपस में विवाह संबंधी भी करेंगे तो पहले किससे इजाजत लेनी पड़ेगी? मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। आपस में ऐसे आप विवाह भी नहीं कर सकते, ना ही गोष्ठी कर सकते हैं, ना ही कहीं मिल सकते हैं। और इसने शराब खाने भी क्या करवा दिए थे? बंद करवा दिए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ताकि ये पूरा का पूरा ध्यान किस पे दे सके? अपने साम्राज्य विस्तार पर। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने कहा कि जो मतलब बहुमूल्य वस्त्र कौन पहनेंगे? जो उस लेवल के लोग हैं। गरीब आदमी नहीं पहन सकता उसका, अमीर ही पहनेगा उसको। तो बहुमूल्य वस्तु खरीदने के लिए दीवाने रियासत या सहनाई मंडी की आज्ञा लेनी पड़ती थी। हर आदमी बहुमूल्य वस्त्र खरीद, समझ रहे हो मेरी बात? तो बाजार के नियंत्रण के लिए उसने कुछ अधिकारी गठित किए। जैसे बाजार अधीक्षक को बोलते थे सहनाई मंडी। क्या बोलते थे? और बाजार पर जो नियंत्रण रखता था उसको बोलते थे दीवान ए रियासत। क्या बोलते थे? न्याय के लिए इसने एक बनाया था विभाग, सराय अदल। क्या? और बाजार निरीक्षक को कहते थे बरीद ए मंडी। क्या कहते थे? और गुप्तचर विभाग को बोलते थे मुनियान। क्या बोलते थे? पेपरों में पूछ लेंगे, ध्यान दे मेरी बातों पे, ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा, अगर मैं बोलूं, दिल्ली का सुल्तान था जिसने एक बड़ी और स्थायी सेना रखी। क्या रखी? और नगद वेतन भी देता था। क्या देता था? ये पहला ऐसा सुल्तान होगा जिसने परमानेंट आर्मी रखी और उनको नेट सैलरी भी देता था। क्या देता था? पहले क्या देते थे लोग? जमीन देते थे, पर ये क्या देता था? सैलरी देता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। केंद्र में अनुभवी सेना नायक होते थे जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसी अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े को दागने की नवीन प्रथा का आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। हुलिया लिखना समझते हो ना? जैसे आजकल कोई पुलिस वाले आते हैं, यहाँ लिखा होता है नाम पता सब, तो पता चल जाएगा ना ये पुलिस वाले हैं। तो ऐसे हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की? और दूसरा घोड़ों को दागने की। ये शाही घोड़े हैं, ये सैनिक के घोड़े। तो कोई भी घोड़ा उठा के ले जाएगा ना, तो घोड़े को देख के पता चल जाएगा किसके घोड़े? सेना के घोड़े हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो बड़ा अच्छा काम किया, इससे आप पता लगा पाओगे कौन क्या है। तो हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का आरंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। बात आ रही समझ में? अब बात करते हैं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की थोड़ी सी। अलाउद्दीन जो था वो जो पद देता था वो किसके आधार पे देता था? योग्यता के आधार पे देता था। किसको देता था? ठीक है। अब कुछ मंत्री परिषद देख लेते हैं इसकी। जैसे मुख्यमंत्री को बोलते थे वजीर। क्या बोलते थे? ठीक है। और इसका जो विभाग था दीवाने वजारत। दीवाने, ऐसे दीवाने इंशा का क्या काम था? शाही आदेशों का पालन करवाना। दीवाने आरिज, दीवाने इसको बोलते थे सैन्य विभाग। कौन सा? दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। ध्यान आया मेरी बात? दीवाने रसालत, क्या? इसको बोलते थे विदेश विभाग। क्या बोलते थे? अब अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ विभागों की भी स्थापना की थी। जैसे दीवाने मुस्तक राज। क्या? तो दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने की थी?
अलाउद्दीन। जैसे दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? ऐसे दीवाने मुस्तखराज। और मुस्तखराज का मतलब किससे संबंधित? राजस्व विभाग। किससे? तो राजस्व की बात करेंगे, दीवाने मुस्तखराज की बात करेंगे। और सुल्तान की भूमि को क्या बोलते थे? खालसा भूमि। कौन सी भूमि? जैसे आजकल गवर्नमेंट की जमीन होती है ना, वैसे पहले तो गवर्नमेंट कौन है? सरकार कौन है? सुल्तान है। सरकार कौन है? कहते हैं ना सरकार की जय हो। पहले तो जो जिसके हाथ में पावर है वही कौन है? सरकार। पहले जो बड़े बड़े जमींदार हैं होते थे उन्हें क्या बोलते थे? माई बाप, आप ही हमारे क्या हो? सरकार हो। आप ही हमारे क्या हो? सरकार। मतलब जिसके हाथ में सारी पावर है वो कौन है? सरकार। तो सरकार की भूमि को कहते थे खालसा भूमि। क्या कहते थे? और इसने क्या किया था? जितनी भी भूमियां लोगों को दी थी मदरसे के लिए, इसने सारी की सारी भूमियां किस में मिला दी? खालसा भूमि। जो भूमियां बांटी गई थी वो सारी की सारी भूमि वापस ले ली और कौन सी भूमि में तब्दील कर दी? ताकि क्या मिल सके? राजस्व मिल सके। तभी तो सैनिकों का खर्चा उठा पाएगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा विस्तार करना है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी। राजस्व देखो, राजस्व को लगान को बोलता था खराज। क्या बोलता था? और खराज कितना था? पैदावार का 1/2 भाग। पैदावार का कितना? देखो कितना खतरनाक आदमी है। अभी तक मैं प्राचीन काल में चल रहा था तो कितना ले रहे थे लोग? 1/6, 1/4 था। ये तो और खतरनाक निकला। ये कितना लेने लगा? सीधे 50-50। कितना? खराज का कितना? 1/2। और ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ कर दिया। क्या कर दिया? नाप। क्यों कर रहा है ये सारी हरकतें ऐसी? क्यों कर रहा है ऐसी हरकतें? क्योंकि इसके पास ज्यादा से ज्यादा क्या है? क्या है? पैसा है, राजस्व है। तभी तो ये अपने विजय अभियान को चला पाएगा। ठीक है ना? इसके लिए इसने बिस्वा को इकाई के रूप में माना। तो इकाई के रूप में किसको माना? बिस्वा। जैसे आजकल नापते ना जमीन को 1 मीटर 2 मीटर, ये किस में नापता था? बिस्वा। और वो लगान को गल्ले के रूप में लेना भी क्या करता था? पसंद करता था। अलाउद्दीन ने 2 कर लगाए थे। एक था मकान कर जिसे घरई बोलते थे, एक चराई कर था जिसे चरई बोलते थे। घरई और चरई कर किसने लगाया? ठीक है, बात आई समझ में? तो इसने ये सारी व्यवस्था, और सबसे खास बात बताऊंगा मैं आपको इसकी, अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? देखो इससे पहले जितने भी सुल्तान थे वो उलेमाओं की मानते थे। उलेमा जैसा कहेगा ये लोग वैसा करेंगे। पर ये कैसा है? ये कैसा है? देखो इसको, इसका अंतर। इसने बोला कि राजनीति को धर्म से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसने क्या किया? अलाउद्दीन ने धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने, पहले जितने उलेमा और खलीफा थे वो किस में हस्तक्षेप करते थे? राजा के, हैं? राजा के डिसीजन में हस्तक्षेप करते। इसने कहा भैया नहीं, कोई भी धार्मिक वर्ग का या धर्म से संबंधित शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने खलीफा से अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। पहले जितने भी सुल्तान होते थे वो सुल्तान की उपाधि किससे लेते थे? खलीफा से। उसने कहा मुझे जरूरत ही नहीं। मतलब निरंकुशवादी शासक है ये। कैसा? इस प्रकार उसने शासन में ना तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया, ना उलेमा वर्ग की सलाह ली, और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। इसका मतलब अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। तो आपको इसकी चारित्रिक विशेषताएं भी समझ में आ गई होगी अलाउद्दीन खिलजी की। इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी समझ में आई होगी। इसका प्रशासन कैसा था? इसका राजत्व का सिद्धांत क्या था? ठीक है, अब कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। जैसे इसने अलाई दरवाजा बनाया, शीरी का किला बनवाया, 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। किसने? पेपर में पूछ लेंगे। इसने डाक व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था लागू की? और इसने परमिट देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जिसे बोला जाता था परवाना नवीस। क्या बोला जाता था? परवाना। और अलाउद्दीन खम्स, क्या
खम्स, अर्थात युद्ध में लूट का हिस्से का 4/5 भाग राज्य के नियंत्रण में और 1/5 भाग सैनिकों को दे देता था। खुद कितना लेता था युद्ध का? 5 में से कितना ले लिया और 1 किसको दे दिया? सेना को। मतलब हर तरफ से क्या करना है इसको? पैसा लेना है, समझ रहे हो? और अलाउद्दीन की मृत्यु बाद में 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अब कैसे हुई ये भी पूछ लो, कैसे हुई होगी सोच। इसके बारे में भी अमीर खुसरो कुछ अलग कहता है। अमीर खुसरो कहता है इसको लिवर डिसीज हो गई थी, इसको जलोदर हो गया था। क्या हो गया था? जलोदर। जलोदर क्या होगा? इसके पेट में पानी भर गया था। और इसकी जो मलिकाए जहां थी ना, कमला, और इसका जो लड़का था, इनने इसको देखना ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। मलिक काफूर इस बात का फायदा उठाता है। वो सोचता है कि अब कौन बनेगा अगला सुल्तान? मैं बनूं, पर बन नहीं पाता। उसकी भी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। उसके बाद एक इसका ही अगला उत्तराधिकारी बनेगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन बनेगा? 1316 से 20। और इसको बोला जाता है क्या? रंगीन बादशाह, रंगीला बादशाह। क्या बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। नंगे रहो सबके सब, बढ़िया है ना, कपड़े पहनने की कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रंगीला बादशाह। किसको बोला जाता है? मुबारक खिलजी को। और मुबारक शाह के बाद नासिरुद्दीन खुसरा शाह शासक बना। वह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे खिलजी वंश से। अब इसके बाद का जो वंश रहेगा आपका कौन सा रहेगा? तुगलक वंश।